स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आपको यहाँ पर जो जनवरी 26 के अंदर आपके इंटरनेशनल ट्रांजिशन के अंदर स्टेटरी अपडेट आए हैं, तो उन अपडेटेड को क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। और ये आपके जो एग्ज़ाम है जनवरी 26 के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटरी अपडेट है, तो इनको आज अपन स्टूडेंट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे के सारे जनवरी 26 के जो ट्रांसफर प्राइसिंग में से मैंने आपको बताया एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, तो ये जनवरी 26 के लिए जो आपके स्टेटरी अपडेट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपन बात करने जा रहे हैं जिन जिन बच्चों का जनवरी में 26 में एग्जाम है उनके लिए आपके जो स्टेटरी अपडेट होते हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। और ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड ये कुछ अपडेट हैं, इनको अपन देख रहे हैं। तो देखो ये क्या क्या अपडेट है। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सेफ हार्बर रूल। सेफ हार्बर रूल मैंने क्लास के अंदर बताया था कि ये सेफ हार्बर रूल आपके जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी आपके ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उनके अंदर जो डिस्प्यूट आ रहे हैं, लिटिगेशंस आ रहे हैं, उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने यहां पर सेफ हार्बर रूल इंट्रोड्यूस किए गए कि यदि आप अपनी इनकम यहां तक दिखा देते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली अपनी इनकम को यहां तक हमें शो कर दीजिएगा, फिर यहां पर कोई आपको लिटिगेशन अराइज नहीं होगा। तो ये अपन बात करते हैं जो भी इनकम यहां पर डीम टू बी अराइज हो रही है या डिक्लेयर बाय द एससी या सीबीटी ने ये कुछ सेफ हार्बर रूल इंसर्ट किए हैं, 10TI, 10TIA, 10TIB, 10TIC, ये आपके सेफ हार्बर रूल स्टूडेंट आपके यहां पर दिए गए हैं। तो इनको आज अपन क्लास में यहां डिस्कस कर रहे हैं कि पहले अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो सेफ हार्बर रूल दिया गया, प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, यानी जो अपन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें उनके लिए यहां पर बताया गया है, या प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज की बात कर रहा हूं। तो इनके लिए उन्होंने कहा गया कि यदि आप ये सर्विसेज दे रहे हो तो आपको अपनी इनकम के लिए यहां पर उन्होंने कहा ये डिक्लेयर कर दीजिएगा। ये प्रोविजन 300 करोड़ तक के लिए ही एप्लीकेबल होगा, यानी ये सेफ हार्बर रूल हर किसी के लिए नहीं है। इंटरनेशनल ट्रांजिशन एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजिशन अप टू 300 करोड़ है, वहीं तक के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मैं बता दूं सीधा सिंपल सी बात है, अप टू 100 करोड़ है। यदि आपके वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजिशन यदि अप टू 100 करोड़ है तो हमें अपने मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक परसेंटेज देखना है, वो देखना है 17%। अप टू 100 करोड़ है तो 17%, और 100 से 300 करोड़ है तो 18% स्टूडेंट यहां पर लेना होगा। तो मैं यहां पर बता दूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपी मार्जिन डिक्लेयर बाय द एलिजिबल एससी फ्रॉम एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजिशन टू ऑपरेट एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो अप टू 100 करोड़ है, अप टू 100 करोड़ 17%, 100 टू 300 करोड़ है तो 18% आपको लेना होगा। तो ये आपके उन्होंने परसेंटेज किसके लिए दिया गया है स्टूडेंट? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल सर्विसेज के लिए प्रोसीजर दिया गया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन। लेकिन इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो है उनके लिए अलग से प्रोविजन दिया रखा है, तो यहां से इनको एक्सक्लूड करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट इसमें एक्सक्लूड रहेगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं, ये आपके अगेन बताता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे अपन बैक ऑफिस सर्विस है, कॉल सेंटर सर्विस है, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज को इसमें एक्सक्लूड इसमें भी किया गया है। बाद में आते हैं अपन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रोविजन ऑफ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग केपीओ सर्विस। प्रोविजन ऑफ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूं। अप्लाई ओनली यदि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू अप टू 300 करोड़ है तो ही ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, 300 करोड़ से ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगेन आपको इसमें देखना है कि एम्प्लॉय कोस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉयमेंट कोस्ट किसके साथ देखनी है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ देखते हैं, और लेस देन 40% है, लेस देन 40% है तो ये लेना है मुझे 18%। 40 to 60 है, 40 to 60 है, लेस देन 60 है तो 21%, और 60 एंड अबव है तो 24% का रेट मुझे यहां पर देखना होगा। तो मिनिमम ओपी डिवाइड बाय ओई मार्जिन की जैसे अपन बात करते हैं तो उसके साथ ये एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का परसेंटेज आपको उसमें कंसीडर
करना होगा, यानी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का परसेंटेज आपको इसमें कंसिडर करते हुए लेना होता है। इसके बाद स्टूडेंट ये इसमें आपके वही चीज बता रखा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस को इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये आपके ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स सर्विस हो गया, इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग सर्विस वगैरह आपके इसमें बता रखी है। नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं, ये आपके एडवांसिंग ऑफ इंट्रा ग्रुप लोन्स, जो अपन इंट्रा ग्रुप लोन्स की बात करें ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इंट्रा ग्रुप लोन, जो आपके इंट्रा ग्रुप लोन दिए गए हैं, उनके लिए इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो किस रेट से आपके इंटरेस्ट की यहां पर बात की जा रही है। तो एडवांसिंग ऑफ इंट्रा ग्रुप लोन्स के लिए कह रहा है, और ये जो लोन दिया गया है इंडियन रुपीस में, किसमें स्टूडेंट? इंडियन रुपीस के साथ मैं बात कर रहा हूं, इंडियन रुपीस के साथ। तो वेयर द अमाउंट ऑफ लोन इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीस, किसमें डिनोमिनेटेड है? इंडियन रुपीस के अंदर डिनोमिनेटेड है। तो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर इन द मिनिमम 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड, मिनिमम 1% मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एसबीआई लैंडिंग रेट एज फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो एसबीआई की जो भी लैंडिंग रेट है, देखो हमेशा इंडियन करेंसी में है ना, तो एसबीआई की रेट, और ये डिम्ड इनकम बुक कर रहे हैं तो हमेशा डिम्ड इनकम के केस में मैंने बता रखा है, हमेशा जो बेस बनाते हैं वो बनाते हैं फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल का, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल का बेस बनाते हुए अपन को वर्किंग करना होता है। तो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर इन मिनिमम 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड, और इसमें हमें जो रेट लेनी है एसबीआई की लेनी है, एसबीआई लैंडिंग रेट एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ये हमें लेनी है। अब जो एसबीआई की रेट आ रही है उसमें ये ऐड करनी है हमें रेट, ये स्टूडेंट हमें क्या करनी है? ऐड करनी है, जो कि एसोसिएट एंटरप्राइजेस क्रेडिट रेटिंग के बिहाफ पर होगा, जो कि क्रेडिट रेटिंग जो दी गई है एसोसिएट एंटरप्राइजेस की, जो क्रेडिट रेटिंग दी गई है उसके हिसाब से इनको हमें स्टूडेंट ऐड करना है। तो मैं बात करता हूं, जो भी आपकी क्रेडिट रेटिंग है ट्रिपल ए से लेकर ए है, ट्रिपल ए से ए तक की है, तो वहां हमें ऐड करना है 1.75%, 1.75%। ट्रिपल बी माइनस में, ट्रिपल बी और ट्रिपल बी प्लस में है, तो वहां रेटिंग में हमें ऐड करना है 3.25%, 3.25% लेना है। फिर बी बी टू बी यानी डबल बी और टू बी, तो 4.75% आपको ऐड करना है। सी से डी है तो 6.25% लेना है, 6.25% आपको इसमें क्रेडिट रेटिंग में ऐड करना है। नो क्रेडिट रेटिंग, यदि कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं है तो टोटल INR लोन टू ऑल एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस टू, या तो कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं है, नो क्रेडिट रेटिंग, और टोटल INR टू ऑल एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस अप टू 100 करोड़ है एज ऑन कौन सी डेट को? 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च की मैं बात कर रहा हूं, एज ऑन 31 मार्च। तो ये रेटिंग में जोड़ देना 4.25% आपको इसमें ऐड करना है, तो 4.25% इसमें मुझे ऐड करना रहेगा। लेकिन यही एडवांस, जैसे अपन बात कर रहे हैं, एडवांसिंग इंट्रा ग्रुप लोन है, और ये फॉरेन करेंसी में है स्टूडेंट, किसमें है? फॉरेन करेंसी में है। तो इसके इन्होंने दो बाइफर्केशन कर रखे हैं। यदि टोटल लोन अप टू 250 करोड़ है, टोटल लोन टू एसोसिएट एंटरप्राइजेज 250 करोड़ तक है, अप टू 250 करोड़ तक है, कौन सी डेट को? 31 मार्च 2000, आपके 31 मार्च ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो 250 करोड़ तक है। और यहां मैं बात कर रहा हूं 250 करोड़ से ज्यादा है टोटल लोन, किसके बीच में? टू एसोसिएट एंटरप्राइजेस। फॉरेन करेंसी में 250 करोड़ से ज्यादा है, 250 करोड़ से ज्यादा है, 250 करोड़ से ज्यादा है, तो वह यहां पर कितना इंटरेस्ट रेट ऐड करना होगा। और जब फॉरेन करेंसी की बात करते तो जैसे अपन लिबोर के अंदर बात करते थे, और उस पर 30 सितंबर की बात मैं करूं, 30 सितंबर ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर इन द मिनिमम, और यहां पर लेनी है आपको रेफरेंस रेट। क्या लेते हैं इसमें? इस बार रेफरेंस रेट लेनी है, और उस रेफरेंस रेट में ये रेट और ऐड कर देनी है। जो रेफरेंस रेट लेनी है स्टूडेंट, उस रेफरेंस रेट में ये रेट और आपको इंक्लूड कर जानी है, यानी ये जो रेफरेंस रेट आ रही है, इन रेफरेंस रेट में स्टूडेंट ये रेट और आपको इंक्लूड कर देनी है। तो एसोसिएट एंटरप्राइजेज क्रेडिट रेटिंग के बिहाफ पर, यहां पर भी लोन के केस में क्रेडिट रेटिंग चलेगी। तो मैं बात करूं ट्रिपल ए से लेकर 2A, ट्रिपल ए से लेकर ए है, जिसमें ट्रिपल ए प्लस, डबल ए माइनस, और ए प्लस, ए और ए माइनस भी आ गए।
तो 1.5, इसमें भी 1.5 है, इधर भी 1.5 है, दोनों में सिमिलर 1.5 1.5। लेकिन मैं बात करूं ट्रिपल बी, बी बी और माइनस बी है, तो इसमें भी 3% ऐड करना है और इसमें भी 3% है, दोनों में सेम है तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, कोई दिक्कत आएगा नहीं, दोनों में सेम है। इसमें आप देखिएगा तो दोनों में आपके सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत आएगा नहीं। तो ये चीज आपके सामने बता रहा है। अब मैं बात करता हूं बीबी प्लस माइनस बी, यहां से चेंज होगा, इसमें 4% है, इसमें 4.5 है, इसमें 4.5 है, ये थोड़ा सा देखना है। सी प्लस डी नो क्रेडिट या फिर कोई रेटिंग नहीं है, सी प्लस है, डी है और नो क्रेडिट रेटिंग है, इसमें ऐड करना है 4 का 4, 4 का 4, 4 का 4, इसमें 6 ऐड करना है, यानी यहां बढ़ गया, यहां जो क्रेडिट रेटिंग होगा वो 6% इस केस में आपके कवर कर रहा है। तो वो कितने लेना है इसमें स्टूडेंट, 6% इस केस में लेना होता है। इंट्रा ग्रुप लोन की मैं बात करूं, इंट्रा ग्रुप लोन की मैं बात करता हूं, इंट्रा ग्रुप लोन, ए टर्म लोन गिवन टू नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइजेस बाय नॉन फाइनेंशियल ग्रुप कंपनी, यानी नॉन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अलावा होनी चाहिए। इट मस्ट ए फिक्स रिपेमेंट टर्म, ओपन एंडेड क्रेडिट लाइन फैसिलिटी, डज नॉट क्वालिफाइंग, इस केस में आपके बता रहा है डज नॉट क्वालिफाइंग के साथ इसमें वर्किंग कर रहा है, तो ये हमको इसमें स्टूडेंट लेना होगा। क्लियर है? तो ये आपके इसमें बता रखा है। रेफरेंस रेट में आपको लगा देता हूं, जिससे कि आपको क्या है कि रेफरेंस रेट में हमें ऐड करना है ना, रेफरेंस रेट में स्टूडेंट हमें ऐड करना है। तो ये रेफरेंस रेट किस तरह से अपन बात करेंगे, तो जिसमें हम ऐड करते हुए चलेंगे। तो देखो ये रेफरेंस रेट हर कंट्री के साथ उन्होंने दे रखी है रेफरेंस रेट, तो हमें यहां पर इट मीन यूएस डॉलर में है तो 6 मंथ टर्म सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट SOFR currently administration by the Chicago Merchant Exchange, Chicago Merchant Exchange में लेना है, इंक्रीज बाय 0.45%, 0.45% लेना है। यूरो में है तो 6 मंथ यूरो, ये आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगी, उन्हीं के साथ आपको वर्किंग करनी है, बस आपको कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। 6 मंथ यूरो इंटर बैंक ऑफर रेट, जो करंटली एडमिनिस्ट्रेट बाय द यूरोपन मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन के साथ आ जाएगी। अब यूके पाउंड में है, यूके पाउंड में है तो स्टूडेंट 6 मंथ टर्म स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज सोनिया करंटली एडमिनिस्ट्रेट बाय ICE बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर इंक्रीज बाय 0.3%, 0.30% के साथ आपको लेना है। फॉर जापानीज, जापान का येन आता है, उसकी बात करूं तो 6 मंथ की मैं बात करूं, 6 मंथ टोक्यो टर्म रिस्क फ्री रेट TORF करंटली बेंचमार्क बाय QUICK बेंचमार्क एज इंक्रीज बाय 0.10% है। फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन की बात करूं 6 मंथ बैंक बिल स्वैप रेट currently administered by the Australian Security Exchange। सिंगापुर डॉलर के केस में 6 मंथ कंपाउंडेड सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज SORA currently administered by the monetary authorization Singapore as increased by 0.45%, 0.45% के साथ आपको लेना है। तो यूएस डॉलर हो या सिंगापुर डॉलर हो, एक तरह से दोनों में 0.45% से इंक्रीज करना है ना, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्टूडेंट यहां पर प्रोवाइड द कॉर्पोरेट गारंटी, प्रोवाइड द कॉर्पोरेट गारंटीज। यदि मैं बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट गारंटी इसके लिए, तो प्रोवाइडिंग द कॉर्पोरेट गारंटी कमीशन और फी डिक्लेयर इन द एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डिक्लेयर इन एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, तो मिनिमम 1% per annum on the amount of the guarantee, minimum 1% per annum on the amount of guarantee, जो गारंटी दी गई उसका मिनिमम 1%, एक साल की पर एनम है, पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ द गारंटी आपको वैल्यू एडिशन करनी है। कॉर्पोरेट गारंटी एक्सप्लिट गारंटी गिवन बाय द कंपनी, एक्सप्लिट गारंटी गिवन बाय द कंपनी फॉर द बोरिंग, सी बोरिंग, यानी इसमें शॉर्ट टर्म लोन भी है और लॉन्ग टर्म भी है, दोनों कवर है, शॉर्ट टर्म बोरिंग
और लॉन्ग टर्म बोरिंग दोनों कवर है ऑफ इट्स नॉन रेसिडेंट एनआर नॉन रेसिडेंट होली ऑन सब्सिडी, होली ऑन सब्सिडी की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट गारंटी नॉट इंक्लूड लेटर ऑफ कंफर्ट, एक्सलिट तो इधर है, इंप्लिसिट इधर है, इंप्लिसिट कॉर्पोरेट गारंटी इधर की बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी है, और एनी अदर गारंटी सिमिलर नेचर, एनी अदर गारंटी जो कि आपके सिमिलर नेचर के अंदर अपन यहां पर बात करें तो एनी अदर गारंटी इन द सिमिलर नेचर, ये आपके समझदार है। प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देखो वहां पर मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बाहर किया था, यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कवर कर रहा हूं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, तो प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए की बात करें, जिसके अंदर कह रहा है होली और पार्टली रिलेटिंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन के साथ है? रिलेटिंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीडिंग 300 करोड़, यानी जो आपके वैल्यू में बात करूं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की, वो 3 करोड़ या वहां तक ही होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 3 करोड़ या वहीं तक आपके होना चाहिए। तो मिनिमम ओपी डिवाइड बाय ओई इक्वल टू 24% आपको लेना होगा, ओपी डिवाइड बाय ओई लेना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोड्यूसिंग न्यू थर्मो एंड द फील्ड आपके लेके चलना है। डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, रिसर्च इनटू मेथड ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट प्रोड्यूस एडवांस, जैसे अपन बात कर रहे हैं। फिर इस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर टूल टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन एरिया हो गया, अपग्रेडेशन ऑफ एक्साइटिंग। तो ये आप एक बार देख लेना, इनमें कुछ नहीं, आपको बेंच चीज क्या रखनी है? 24% आपको लेना चाहिए। प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस होली और पार्टली रिलेटिंग टू द जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, जनरेटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की मैं बात करूं तो वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अप टू 300 करोड़ के लिए है। वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो कि अप टू 300 करोड़ के लिए है, तो मिनिमम ओपी ओई कितना जगह? 24%, मिनिमम ओपी डिवाइड बाई ओई 24% इस केस में आ जाएगा। डस नॉट एक्सीडिंग 300, यानी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 300 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अब ये कह रहा है जेनरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स मीन ड्रग्स दैट कंपेरेबल टू ड्रग्स ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन, तो ये इसके अंदर आपके बता रहे, तो वहां पर भी आपको 24% लेना है और यहां पर भी आपको कितना लेना है? 24% लेना है। दोनों रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ अपन बात कर रहे हैं। प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज की अपन बात कर रहे हैं, तो दोनों में 24% आ जाएगा। अब आते हैं मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट, कोर ऑटो कंपोनेंट, कोर ऑटो कंपोनेंट के लिए मैं बात करूं तो मिनिमम ओपी डिवाइड बाई ओई इज 12%, इज 12%। अब ये कोर ऑटो कंपोनेंट यानी ऑटो के अंदर जैसे जो भी काम आने वाली चीजें हैं, जैसे इंजन हो गया, इंजन पार्ट हो गया, इंक्लूडिंग पिस्टन जो होता है ना, पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग्स हो गई, वॉल्व्स हो गए, इंजन के वॉल्व्स हो गए, कूलिंग सिस्टम हो गया, पार्ट्स हो गए, ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे स्टेयरिंग हो गई, उसकी पार्ट्स हो गए, इंक्लूडिंग है गियर्स हो गया, व्हील्स हो गए, स्टेयरिंग्स हो गया, ये इसमें आ गया। सस्पेंशन आ गए, सस्पेंशन आ गया, ब्रेकिंग पार्ट आ गया, इंक्लूडिंग द ब्रेक, ये आपके आ गया। बैटरी वाली गाड़ी है तो लिथियम बैटरी फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की इसमें अपन बात कर रहे हैं। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ द नॉन कोर, नॉन, वो तो कोर था, नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट। नॉन कोर क्या है? जो कोर नहीं है वो नॉन कोर है। सिंपल डेफिनेशन, नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट मीन ऑटो कंपोनेंट अदर देन कोर ऑटो कंपोनेंट, अदर देन नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट, यानी नॉन कोर क्या है? जो कोर ऑटो कंपोनेंट नहीं है वो नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट में आ जाएगा। अब ये तो आपके इनकम के साथ मैं बात कर दूं, तो एक बार फटाफट ग्रोथ थ्रू कर दूं, कितनी इनकम आपको लेनी है। तो आप देखो शुरू से आप यहां पे देखोगे तो पहले अपन बात करते हैं सेफ हार्बर रूल के अंदर इन्होंने दिया गया प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, प्रोविजन
फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस और प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज, लेकिन इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहां पर जो भी आपके वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अप टू 300 करोड़ तक के लिए दिया गया है सेफ हार्बर रूल, तो पहले 100 करोड़ पे 17%, 100 से 300 करोड़ 18% लेना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं प्रोविजन ऑफ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स, केपीओ सर्विसेज, केपीओ सर्विस, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स की बात करता हूं। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट के साथ देखना है, तो अप टू 40%, यानी लेस देन 40% है तो मेरे को 18% लेना है, 40 to 60, लेस देन 60 है तो मुझे लेना है 21%, 60 और मोर है तो 24% आप इसमें लेते हुए वर्किंग करनी होती है। इसके बाद आता है अपन कोई भी लोन बोरो कर रहे हैं इंट्रा ग्रुप कंपनी के साथ, एडवांसिंग ऑफ इंट्रा ग्रुप लोन, एडवांसिंग ऑफ इंट्रा ग्रुप लोन वेयर द अमाउंट ऑफ लोन इज डिनोमिनेटेड किसमें, इंडियन रुपीस में है। तो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर मिनिमम द 1 ईयर, 1 साल के लिए होगी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, तो जो भी एसबीआई की लैंडिंग रेट आ रही है एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, ये रेट आपको इसमें ऐड कर देनी है। तो ये एसोसिएट एंटरप्राइजेस की जो क्रेडिट रेटिंग दी गई है ट्रिपल एन से ए, तो हमें ऐड करना है 1.75%। ये बीपीएस का मतलब होता है जब अपन ऑडिट करने जाते हैं तो वहां पर अपन देखते हैं आरबीआई बीपीएस में देता है, तो ये आप बेस पॉइंट होता है, उसको ये डिनोमिनेट करता है 100 से फिर डिवाइड होती है, तो यही आ जाएगा आपके फिर, है ना। ट्रिपल बी माइनस बीबी प्लस, तो ये 3.25% आ जाएगा, बीबी से बी 4.75%, सी टू डी 6.25%, और जहां क्रेडिट नहीं है, नो क्रेडिट रेटिंग या टोटल INR लॉन ऑल एसोसिएटेड एंटरप्राइज अप टू 100 करोड़ एज ऑन 31 मार्च, ये सारी वैल्यूएशन कब की चल रही है, 31 मार्च की चल रही है, तो 4.25% इसमें ऐड करना होगा। देखिए ये तो इंडियन करेंसी की बात हो रही है, यही चीज फॉरेन करेंसी में हो तो यहां क्राइटेरिया दे रखा है कि ये एडवांसिंग जो इंटर ग्रुप लोन है अप टू 250 करोड़ है, या टोटल लोन टू एसोसिएट एंटरप्राइज 250 करोड़ से ज्यादा है, 250 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट यहां पर एसोसिएट एंटरप्राइज की क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए से 2A है, तो 1.5 और इधर भी 1.5 है। फिर ट्रिपल बी, बीबी और बीबीबी माइनस 3%, ये भी 3%, अब चेंज होगा बीबी टू माइनस बी 4%, इधर रहेगा 4.5%, फिर इधर आ रहा है सी डी और नो क्रेडिट रेटिंग, ये तो 4 का 4 ही रहेगा, यहां 4 से बढ़कर 4.5% से बढ़कर 6% आ जाएगा। इंट्रा ग्रुप लोन का मीन है ए टर्म लोन गिवन टू नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज बाय नॉन फाइनेंशियल ग्रुप कंपनीज की अपन इसमें बात कर रहे हैं। अब इसके बाद ये रेफरेंस रेट आपको इसके साथ ऐड करनी है, जो आपको दी रहेगी उसके साथ आपको एडजस्टमेंट करने की बात करेगा। इसके बाद प्रोवाइडिंग द कॉर्पोरेट गारंटी हम यदि प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर रेट हो जाएगी कमीशन एंड फीस के लिए डिक्लेयर इन द एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो मिनिमम 1% पर एनम ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी, ये इस केस में आपके बताता है। कॉर्पोरेट गारंटी ये क्या है, एक्सप्लिसिट गारंटी गिवन बाय द कंपनी फॉर द बोरिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरह की ली गई ऑफ इट्स एनआर, हॉली ऑन सब्सिडी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कॉर्पोरेट गारंटी डज नॉट इंक्लूड, ये तो एक्सप्लिसिट की बात कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट कॉर्पोरेट गारंटी का हटा देना, लेटर ऑफ कंफर्ट हटा देना, परफॉर्मेंस गारंटी हटा देना, यानी एनी अदर गारंटी ऑफ द सिमिलर नेचर। इसके बाद आता है प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे अपन बात कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट हॉली एंड पार्टी रिलेटिंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप क्या रहा है, और वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहां तक हुआ है, अप टू 300 करोड़ तक के, इसलिए सेफ हार्बर रूल दिए गए हैं, तो मिनिमम ओपी डिवाइड बाई ओ इज इक्वल टू 24% रहेगा। प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हॉली एंड पार्टी रिलेटिंग टू जेनरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग, जेनरिक ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू अप टू 300 करोड़ है, तो इसमें भी 24% ही रहेगा, दोनों में 24% है। लेकिन जब मैं आगे बात करता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ कोर ऑटो कंपोनेंट यानी गाड़ियों की जो कंपोनेंट होते हैं उनकी बात हो रही है, तो यहां पर लेना है 12%, मिनिमम ओपी डिवाइड बाई ओई, ओपी डिवाइड बाई ओई 12%। फिर मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ऑफ द नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट की मैं बात करता हूं, मिनिमम ओपी डिवाइड बाई ओई 8.5%, ये आपको इसमें कंसीडर करने होंगे। अब इसके साथ साथ स्टूडेंट यहां पर इसके कुछ प्रोसीजरल पार्ट अपन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहां लिखा हुआ है, तो आप ये सिंपल लैंग्वेज आप देखोगे तो अच्छे से आ जाएगा। तो प्रोसीजर रूल 10TE आपके इसमें बता रहा है, सबसे पहले आपको एक फॉर्म फर्निश करना होगा जिसका नाम होगा 3CEFA, 3CEFA एक फॉर्म है जिसको आपको सबमिट करना होगा। SEC हैज फर्निशिंग फॉर्म 3CEFA
कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, कंप्लीट हो क्या होना चाहिए, पूरे रेस्पेक्ट में होना चाहिए। और किसको दोगे, हमारे एओ साहब को, जो भी आपका एओ है उसको देना होगा। कब देना होगा, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम 139(1). ऑप्शन एक्सरसाइज, यदि आपने ऑप्शन एक्सरसाइज की ओनली फॉर दैट असेसमेंट ईयर, यानी एक साल के लिए, दैट असेसमेंट यानी उसी साल के लिए, एक साल के लिए लिया, तो रिलेवेंट ड्यू डेट ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो ड्यू डेट ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तो देना होगा। लेकिन यदि मोर देन वन असेसमेंट ईयर है, मोर देन वन असेसमेंट ईयर है, तो बेटा ऐसे केस में फर्स्ट असेसमेंट ईयर के साथ ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट असेसमेंट ईयर के अंदर ही आपको देना होगा, ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट असेसमेंट ईयर में आपको देना होगा। यानी ओनली फॉर वन असेसमेंट ईयर है तो ड्यू डेट ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ड्यू डेट ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और मोर देन वन असेसमेंट ईयर है तो जो भी आपका फर्स्ट असेसमेंट ईयर की ड्यू डेट है उसके साथ लेना होगा। और आरओआई फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट, फर्स्ट रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एज द केस में बी शुड बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द 3CEFA, तो फाइल करने होगा। अब ये कितने टाइमिंग के लिए वैलिड होगा, मैक्सिमम 3 इयर्स है, या प्रोविजन ऑफ स्पेसिफाइड इन द फॉर्म, हमने प्रोविजन में 1 साल 6 महीने जितने भी टाइमिंग के लिए लिया गया वो टाइमिंग, और 3 साल विच एवर इज लेस, जो भी दोनों में से कम टाइमिंग होगा उसके लिए ये एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, विच एवर इज लेस। तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में इसको लिख दिया, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट कह रहे हैं वेरिफिकेशन बाय एओ, आपको वेरिफिकेशन किससे करना होगा, एओ वेरीफाई करेगा कि क्या ये ट्रांजेक्शन एलिजिबल ट्रांजेक्शन है, क्या ट्रांजेक्शन एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या, और जो एससी है हमारा वो एलिजिबल एससी है क्या, एलिजिबल एससी होगा तो उसे ही ये बेनिफिट लगेगा। लेकिन एससी को लगता है ट्रांजेक्शन में कुछ डाउट है, वो नहीं कर पा रहा, तो केस को ट्रांसफर कर देगा, किसको रेफर कर देगा, टीपीओ को। कौन करेगा, बाई एओ, रेफर टू टीपीओ। केस रेफर कब कर देगा, जब उसको ट्रांजेक्शन में डाउट लगता है तो वो अपना केस उठा के किसको करता है, आपको पता है टीपीओ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर होता है, जो मैंने कहा कि बड़ा आदमी होता था, बताता ना क्लास में, तो टीपीओ को ट्रांसफर करेगा। तो एओ किसको ट्रांसफर करेगा, टीपीओ को, इन केस ऑफ डाउट ऑफ द वैलिडिटी। टाइम लिमिट कब तक देगा, तो रेफरेंस मस्ट बी मेड विद इन द 2 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच फॉर्म 3CEFA इज रिसीव्ड बाय हिम, रोल ऑफ द टीपीओ, टीपीओ का क्या रोल होगा, टीपीओ में इशू द नोटिस टू एससी, फर्निश द इंफॉर्मेशन, फर्निश करे, डॉक्यूमेंट फर्निश करे, उससे कहेगा लाओ भैया मेरे को इंफॉर्मेशन लाओ, लाओ भैया डॉक्यूमेंट लाओ, तो वो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फर्निश करने के लिए आपको कह सकता है। या एससी हैज टू फर्निश द डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट ऑफ सच नोटिस, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट ऑफ द नोटिस, उसके साथ इसमें वर्किंग करता है। टीपीओ डिक्लेयर द ऑप्शन टू बी इनवैलिड, टीपीओ को लगता है कि ये ऑप्शन ले रहा है वो इनवैलिड है, या तो एलिजिबल नहीं है, डॉक्यूमेंट मांगे गए वो डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं कर रहा, तो टीपीओ डिक्लेयर द ऑप्शन इनवैलिड कर सकता है। तो एससी फेल टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, फेल टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, एससी नॉट एन एलिजिबल एससी, एससी क्या नहीं है, एलिजिबल एससी नहीं है, या नॉट एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो पहली चीज है कि एससी एलिजिबल एससी नहीं है, ट्रांजेक्शन है वो एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है। फिर ये कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो नहीं फर्निश करता, तो टीपीओ आपके जो ऑप्शन एक्सरसाइज किया है उसको क्या करता है स्टूडेंट, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। अब अपन बात करते हैं ऑर्डर बाय टीपीओ, टीपीओ ऑर्डर दे सकता है ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द एससी एज इनवैलिड, आपको टीपीओ को लगता है तो वो ऑर्डर पास कर सकते हैं, ऑप्शन इनवैलिड है। टाइम लिमिट, ऑर्डर पास विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने में ट्रांसफर देगा, विद इन द 2 मंथ्स 2 महीने में देगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस फ्रॉम एओ इज रिसीव्ड बाय हिम, रेफरेंस फ्रॉम एओ रिसीव्ड बाय हिम, फाइलिंग ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द टीपीओ, यदि एससी को लगता है कि जो ऑप्शन एक्सरसाइज किया है वो गलत है, फॉल्स है बाय एससी, तो एससी फाइल हिज ऑप्शन विद द कमिश्नर to whom TPO is subordinated within the 15 days of receipt of the order of the TPO, within the 15 days order of the TPO। अब कमिश्नर इस केस में लगता है कि यदि एससी को लगता है तो वो 15 दिनों के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन फाइल करता है, फाइलिंग ऑब्जेक्शन किसके पास, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ टीपीओ। कौन फाइल करेगा, एससी फाइल करेगा, एससी फाइल हिज ऑब्जेक्शन विथ, ये ध्यान रखना कमिश्नर अपील नहीं है, सिर्फ कमिश्नर लिखा है तो कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है ना उसी को है, तो कमिश्नर को क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है, कमिश्नर टू हुम टीपीओ इज सबऑर्डिनेटेड विद इन द 15 डेज, 15 दिनों के अंदर देगा, कब, जब रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर
ऑफ द टीपीओ। जब टीपीओ का ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 15 दिनों में जो रेस्पेक्टिव कमिश्नर है उसको अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। आफ्टर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड ऑफ एससी, पास ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months from end of the month in which the objection filed by the SC is received by him. Copy of order served to the SC, तो SC को देगा वो ऑर्डर की कॉपी, एक किसको देगा, AO, रेस्पेक्टिव AO को देगा। इफ AO और TPO कमिश्नर नॉट पास ऑर्डर विद इन द टाइम लिमिट, जैसे ही वो टाइम लिमिट में ऑर्डर पास नहीं करेंगे तो वो अपने आप वो क्या करेगा, जो ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया है SSC ने वो वैलिड मान लिया जाएगा। जो आपके ऑप्शन उसने एक्सरसाइज किया है वो ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, वैलिड मान लीजिएगा। वो ऑप्शन आपके वैलिड मान लिया जाता है। अब इसके बाद यहां पर कहता है कि आपको एक मैंने टॉलरेंस बैंड बताई थी कि जिसके अंदर 3% वाली बात होती है, तो ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। नॉन कंपेरेबल एडजस्टमेंट, टीपीओ डिक्लेयर बाय द एलिजिबल एक्सेप्ट सेफ हार्बर रूल, तो उसमें 3% का टॉलरेंस बैंड एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर इसने कहा कि आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है। यस, डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल मेंटेन करना है, जिससे तो आपको पता रहेगा। तो वन आपको याद है डॉक्यूमेंट D4, डॉक्यूमेंट 92D DD4 डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने होंगे। नॉन एप्लीकेबल, यदि ये ट्रांजेक्शन एनजीए में हो रहा है, नो टैक्स ज्यूरिडिकल या लो टैक्स कंट्री, लो टैक्स कंट्री में हो रहा है। लो टैक्स कंट्री का मीन है ऐसे केस जिसमें मैक्सिमम इनकम टैक्स की रेट 15% से कम है, 15% से कम है, तो वो लो टैक्स कंट्री होगी, तो वहां पर हो रहा है। तो एससी वुड नॉट बी एंटाइल्ड, और साथ ही साथ एससी नॉट एंटाइल्ड टू मैप अंडर द डीटीडब्ल्यूए। डीटीडब्ल्यूए में मैप के प्रोविजन यानी म्यूचुअल जो आपके होते हैं एग्रीमेंट प्रोसीजर, मैप वाले प्रोविजन इस पे नहीं लगेंगे। ये इस आपके बता रहा है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब स्टूडेंट अपन यहां पर बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये आरटीपी जो आपका आरटीपी आया है ना स्टूडेंट जनवरी 26 का, उसका क्वेश्चन है। तो आप आरटीपी जनवरी 26 का क्वेश्चन है, जिसको आप देखोगे ना स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट मैंने आपको बताया ना कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आरटीपी क्वेश्चन, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एग्जाम के लिए, क्योंकि अमेंडमेंट आए हैं तो ये आपसे अच्छे से पूछ सकता है। एग्जाम द फॉलोइंग ट्रांजिशन एंड डिस्कस वेदर द ट्रांसफर प्राइसिंग डिक्लेयर बाय द फॉलोइंग एससी हु हैज एक्सरसाइज ए वैलिड ऑप्शन एप्लीकेशन ऑफ द सेफ हार्बर रूल्स की बात कर रहे हैं। कैन द एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स, क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेगी क्या? तो मैंने आपको बताया था यदि वो आप प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर देते हो तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एससी टेक मिंत्रा सॉल्यूशन लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, प्रोविजन ऑफ सिस्टम सपोर्ट सर्विस टू ब्लू ऑर्बिट सिस्टम आईएनसी विच होल्ड 30% वोटिंग पावर। ओ 30%, 26% और मोर है, एसोसिएट एंटरप्राइजेस हो गई टेक मिंत्रा सॉल्यूशन। तो यहां कह रहा है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटर ट्रांजेक्शन एंटर इनटू द 24-25 99 करोड़ है, तो 100 करोड़ अप टू 100 करोड़ में हो गया। तो ओपी डिवाइड बाई ओई 17% होना चाहिए कम से कम। अब इसमें डिक्लेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना डिक्लेयर करा है, 8 करोड़। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 50 करोड़। तो 8 डिवाइडेड 50 करोड़ तो कितना परसेंट आ रहा है, 16%। 17 से कम है, ये आपका सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इस तरह से स्टूडेंट आपको चेक करना है, आप पढ़ के देख लीजिएगा। दूसरा मैं लेके चलता हूं एससी नेक्स्ट्रा सिस्टम इंडिया लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी provision of data processing service with use of information technology by Neurocore Technology Inc in a foreign subsidiary, जिसके अंदर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर इनटू 265 करोड़ है। तो ये आपके 100 से 300, तो 300 करोड़ तक आपको पता है सेफ हार्बर रूल ले सकते हैं, 300 करोड़ तक अपन सेफ हार्बर रूल ले सकते हैं। तो यहां पर आपके आ रहा है 100 to 300 करोड़, तो इसमें 45 करोड़ आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बता रहा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिस वन। तो प्रोविजन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग आपके, तो यहां पर आपको मैंने बताया था 18%, ओपी डिवाइड बाई ओई 18 है क्या, तो यहां अप टू 100 करोड़ 17 to 18 जैसे अपन बात कर रहे हैं। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सर्विसेज, जो ऐसे अपन बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, तो 18% के अंदर है। तो ये आपके कितना रहा है 45 डिवाइड बाई 225 तो 20%। तो एक्सेप्ट द सेफ हार्बर रूल, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा इस बार। इनकम टैक्स अथॉरिटी आपके सेफ हार्बर रूल को एक्सेप्ट कर जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट मैं बात करता हूं प्रगति कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 24% डेवलपमेंट इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इसमें अपन बात करते हैं। तो इसके अंदर वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 175 करोड़ है,
जिसमें 50 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग इसमें 250 करोड़ आ रहा है, तो 50 डिवाइड बाई 250 करोड़ तो 20% है। तो मुझे यहां पर चाहिए 24%, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सेफ हार्बर रूल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको इसके आंसर ये इसमें दे रखा है, आप पढ़ोगे तो आपको इसमें बता रहा है। फिर इसने कहा वुड योर आंसर चेंज इफ एनी केस मेंशन अबाउ द फॉरेन एंटिटी इज लोकेटेड नोटिफाइड ज्यूरिडिक्शनल एरिया, एनजे में है, तो भैया सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, सेफ हार्बर रूल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे यदि आप एनजे में दिखाई दे रहे हो। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं, यहां पर ये आंसर आप देखोगे आपको पूरा अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये आपके हिस्से से आप देखोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, देखो अच्छे से देखने को मिलेगा। जैसा 8 सितंबर 25 के आरटीपी में भी आया था, ये एक मैंने कहा था ना रफ डायमंड आपके की बात कर रहे, तो उनके लिए ये था ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके, देखो रफ डायमंड के लिए। तो डायमंड की बात करता हूं, डायमंड लक्स, ये सितंबर 25 आरटीपी, तो आने के पूरे पूरे चांसेस, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन करा रहा हूं जो आरटीपी में दे रखे हैं, जनवरी 26 की में है और साथ ही साथ सितंबर 25 की आरटीपी का भी मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये। डायमंड आपके लक्स बीवी इज ए फॉरेन कंपनी, इनकॉर्पोरेट कहां पे हुई, बेल्जियम में, ठीक है। इट इज एंगेज इन द डायमंड माइनिंग एंड ट्रेडिंग इन रॉ डायमंड, is sale of raw diamond globally during the previous year 24-25. It sold the raw diamond to the Indian buyers, okay, in a special notified zone, okay, special notified zone में बेच रही है इन सूरत, जो गिफ्ट सिटी हो गई एक तरह से, फॉर द नहीं गुजरात वो है तो गुजरात, 400 करोड़, कितना वैल्यू आ रहा है 100 करोड़, कितने में सेल कर रहा है 100 करोड़। तो मैंने इस केस में बताया था 4% ऑफ सेल्स आप लेके चलते तो सेफ हार्बर रूल में 4% आपने डिक्लेयर कर दिया तो आपको सेफ हार्बर रूल मिल जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। 4% से कम दिखाओगे तो सेफ हार्बर रूल नहीं मिलेगा। गुजरात डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसोर्टेड डायमंड, अनकट एंड अनअसोर्टेड डायमंड, तो आपके डिस्प्ले लगाना कोई एक्टिविटी आपके इंडिया में इनकम अराइज या डिम टू बी अराइज नहीं मानी जाती। याद करो मैंने लिखवाया था आपके एनआर वाले चैप्टर में, बीवी इनकम ऑफ 100 crore from activity of display of the uncut, unassorted diamond in the exhibition. Diamond Lux BV want to exercise the option applied for safe harbor rule, applied for safe harbor rule. It want to declare profit 3 crore. कितना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लेयर 3 करोड़ from trading of raw diamond to Indian buyer and 0.2 crore from the display of the diamond in the special notified zone and SNJ in Surat. Whether Diamond Lux BV is eligible to opt for the safe harbor rule, eligible for the safe harbor rule. If yes, ले सकता है yes, लेकिन 4% कम से कम दिखाना पड़ेगा। It declare profit 3 करोड़, ओहो 100 करोड़ में 3 करोड़ से क्या होगा, 3% ही हुआ, तो वो फिर सेफ हार्बर रूल नहीं ले पाएगा। कितना डिक्लेयर करा, डिक्लेयर प्रॉफिट 4 करोड़ होना चाहिए था, इसने 3 करोड़ दिखाया। एंड 2 करोड़ फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑफ रॉ डायमंड टू इंडियन बायर, डिस्प्ले ऑफ डायमंड रेस्पेक्टिवली। तो ये आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, तो आप इसको पढ़ोगे तो इसका आंसर ये दिया हुआ है, आपको आराम से जगह। तो यहां कम से कम 4% आपको प्रॉफिट दिखाना था, तब वो इस केस में अपन कंसिडर करेंगे। अब इसने 3% ही दिखाया गया, 3 करोड़ दिखाया जो कि 3% है, तो यहां एलिजिबल एससी है, डिक्लेयर 4% और मोर of gross receipt as a profit and gain of eligible business chargeable to tax, ये सेफ हार्बर रूल की बात होगी, जो कि इनकम टैक्सेबल होगी उसकी, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रॉफिट, तो ऑप्शन ऑफ द सेफ हार्बर रूल एक्सरसाइज कर सकता था, तो वो सेफ हार्बर रूल का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता। कितनी इनकम दिखाता, 4%। ये मैंने पिछली बार के स्टैट्यूटरी अपडेट में करा रखा है, पिछली बार के स्टैट्यूटरी अपडेट में करा रखा है। तो 4% और मोर आपके ग्रॉस रिसीप्ट का क्या है दिखाना था, तो ये उससे कम दिखा रहा है। यदि 4% और मोर दिखा देता है तो वो सेफ हार्बर रूल को एक्सेप्ट कर सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेंगी। नहीं, इस बाय ने 3 करोड़ दिखाया जो कि 3% के अंदर है, तो सेफ हार्बर रूल उसको नहीं मिलेगा। तो ये स्टूडेंट स्टैट्यूटरी अपडेट, साथ ही साथ मैंने जो आरटीपी के जो क्वेश्चन थे ना वो आपको अच्छे से करा दिए। तो आई थिंक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, देख के जाना, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, पूरे चांसेस है। एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा, मान लो आएगा ही आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू।